हेलो दोस्तों, आज ये हमारी एनसीईआरटी की दूसरी क्लास हो रही है, क्लास 6 ना। उसी कड़ी में आज आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए तुषार, चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। पिछली चैप्टर में हमने आखेटक और इस खाद्य संग्राहक के बारे में पढ़ा था, जो रहते थे कहाँ, नर्मदा नदी के घाट के पास, है ना, नर्मदा नदी के किनारे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से भी पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का इस्तेमाल करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं बंजारा वगैरह समुदाय एक होता है, गांव वगैरह में आता है बंजारा जिसको बोलते हैं। उसकी एक मतलब वो आज भी एक तरह घुमंतू के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। वो जो होता है ना, वो घूमते रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब घूमते रहते हैं। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला यह कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। मतलब उसको जो जाना क्यों पड़ता था, भोजन की तलाश में उसको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब अपने शिकार के लिए या फिर मवेशियों के चारा वगैरह ढूंढने के लिए भी एक दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ये आज भी हम लोग देखते हैं हमारे गांव की तरफ। बहुत मतलब जब धूप का मतलब जब क्या बैसाख का टाइम आता है, गर्मी का टाइम आता है, उस टाइम पे देखते हैं मतलब बहुत सारे नए लोग अपने गाय भैंस वगैरह लेके, बहुत सारा झुंड लेके, वो आज हम लोग रहते हैं ना खड़गपुर की पहाड़ियाँ, तो एक तरह से वहाँ पे जंगल है, भीममान अभ्यारण्य। तो वहाँ देखते हैं अभी भी मतलब वो वहाँ पे आके अपना वो चारा, मवेशियों की चारा ढूंढने के लिए देखते हैं। अभी भी आता है गर्मी के दिनों में। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। हम लोग तो आज भी देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। पेड़ पौधों में, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार, है ना, इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आज भी गर्मी के टाइम में क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा झील है, खड़गपुर झील नाम से, आप लोग जानते ही होंगे। खड़गपुर झील मुंगेर जिला में है। वहीं पे खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था हो जाता है। वहाँ पे वो ग्राउंड लेवल से पानी हमेशा निकलते रहता है। वहाँ पे एक गर्म कुंड है भीममान अभ्यारण्य में, वहाँ से पानी निकल के इधर से आते रहता है। तो यहाँ पे हर हमेशा मतलब
पानी रहता ही रहता है लगभग। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे निर्माण और उपयोग उसका, है ना। आखेटक और खाद्य संग्राहक क्या करते ये यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां मांस काटने या फिर पेड़ों की छाल, जानवरों की छाल उतारने के लिए भी किया जाता था। ये जो होता था उनका, ये सब में उपयोग किया जाता, वो जो उसका औजार होता था। जैसे कि आज ये बंजारा के पास आपको कुछ ना मिले, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, गुलेल जरूर मिल जाएगा, है ना। उसी तरह पहले भी जैसे कि देखिए ये अपने मतलब ये सब का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों की, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो, है ना। उससे वो फल फूल या फिर हड्डियां मांस वगैरह काटने में या फिर पेड़ की छाल वगैरह, जानवरों की खाल उतारने वगैरह में उनका प्रयोग किया करते थे, है ना। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। भाला इस टाइप का होता है, मतलब ये ऐसे करके, है ना, ऐसे। ये होता है, इस टाइप का भाला होता है, एक लकड़ी का वो बनाया जाता है। इसी तरह से एक कुल्हाड़ी भी होता है, ऐसे करके। कुल्हाड़ी भी होता है, उन सब का वो सभी मिलता होगा, वही बोल रहा है। कुछ के साथ कुछ के साथ हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसी हथियार बनाए जाते थे, है ना। तो आज भी आप अगर गांव में जाते हैं, गांव क्या मतलब एक मतलब जंगल टाइप में जंगल तरफ जाएंगे, आज हमारी खड़गपुर के ही तरफ अगर आप जाते हैं ना, पूरा मतलब अंदर में जंगल के एरिया में, जंगल के क्षेत्र में जाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारा वो एक बाण मिलता है। इस टाइप का एक बाण रहता है उन लोगों का, आदिवासी समुदाय में इस टाइप से एक बाण रहता है। इसका उपयोग वो लोग अपना मतलब जानवर वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। इसको तीर बीजर बोलते हैं, ये बोलते हैं तीर, इसको बोलते हैं तीर, और इसको बोलते हैं बीजर। इससे बिल्ली वगैरह फिर या फिर पक्षी वगैरह मार के वो अपना जो जंगल में रहते हैं आदिवासी वगैरह, या फिर मतलब जो पूरा मतलब वहाँ पे रहने का जंगल पे ही जो निर्भर है, वो इसका उपयोग आज भी करते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं ये जो है ना, देखिए इसका जड़ खोदने के लिए पत्थर का खोद रहा है ना, दिख रहा है, तो जड़ वगैरह खोदने के लिए, है ना। और जानवरों की खाल से बने वस्तुओं को सिलने के लिए, जानवर का जो वो पहले तो कपड़ा वगैरह था नहीं, कपड़े का विकास हुआ नहीं था, तो जानवर के छाल का वो सिलने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, देखिए मानचित्र 2 यही है ना, मानचित्र 2, हाँ देखिए मानचित्र 2 यही है। लाल त्रिकोण वाले स्थान, है ना, लाल त्रिकोण वाले स्थान हुए पूरा स्थल है।
लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब जो आखेटक जो है ना कहाँ पे पाए गए हैं उनका जो प्रमाण मिला है तो वो लाल त्रिभुज में वो मतलब दिखाया गया है। ये देखिए जैसे ये और लाल त्रिकोण में ये देखिए लाल त्रिकोण पूरा पाषाणिक पुरास्थल। ये देखिए यहाँ पे भीमबेटका हो गया, यहाँ पे कुरनूल की गुफा हो गया, कुरनूल की गुफाएं। यहीं पे हम ना पिछले अध्याय में पढ़े थे नर्मदा घाटी के पास आखेटक वगैरह रहते थे। तो यही देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी ना, ये भीमबेटका, यहाँ पे कुछ मिले हैं प्रमाण, वहाँ पे साक्ष्य उसका मिले हैं पूरा पाषाण काल के। पूरा पाषाण मतलब पत्थर का मतलब इसके अलावा इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। झीलों के किनारे पाए गए हैं। नदी और झील के किनारे देखिए ये सब भी पाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे गंगा नदी के पास ये चिरांद जानते हैं, चिरांद और चेचर यहाँ पे भी मिला है इनका नव पाषाणिक पुरास्थल। ये देखिए ये सब है कोल्डी हवा महागढ़ा, यहाँ पे भी मिला नव पाषाणिक स्थल। बुर्ज होम, यहाँ फिर मेहरगढ़, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दाऊजली हैंडिंग। फिर इधर देखिए यहाँ पे पय्यमपल्ली में, तो यहाँ हल्लूर में। और इसी तरह महापाषाणिक पुरास्थल जो है वो मिला है आदि चंदलूर, ब्रह्मगिरी। और आरंभिक गांव जो मिला है वो इनाम गांव और आधुनिक नगर मुंबई, आज का ये नगर है मुंबई। ये है मुंबई, कोलकाता मतलब समुद्र के किनारे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, है ना। पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए वो लोग ऐसा जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो उन्हीं में देखिए यहाँ पे है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले, है ना, इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए ये कैसे, मतलब ये शेर है, मान लीजिए ये शेर और ये हिरन का लग रहा है, मतलब वो कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं वो भीमबेटका में जो है ना गुफाएं वो कंदराएं मिली है,
गुफाएं और कंदराएं। ये जो भीमबेटका है, ये भीमबेटका, यहाँ पे क्या मिला, कंदरा और गुफाएं मिला है। गुफाएं वो कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी, क्यों चुना होगा? कारण इसका यही है कि यहाँ पे मतलब एक तरह से सुरक्षित, बारिश वगैरह से सुरक्षित के लिए, है ना। यहाँ पे लिखा भी है बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए, या फिर जंगली जानवरों से बचने के लिए। एक तरह से मतलब घर का, पहले का घर था, है ना। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और फिर प्राकृतिक आपदाओं से भी बचने के लिए इसमें वो अपने गुफाओं में रहते थे। कलर थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है। ये ठीक है। आखेटक खाद्य संग्रह के भोजन उत्पादक तक। देखिए ये कैसे पहाड़ी वगैरह, मतलब पहाड़ का क्या मतलब स्थिति है, गुफा मतलब देखिए दिखाया गया है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। पुरास्थल किसको बोलते हैं? मतलब औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष वहाँ पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं पुरास्थल। तो अभी हम पुरास्थल हम लोग देखबे किए थे, इसमें यही सब है, पुरास्थल ही है। और जो अवशेष मिले उन लोगों का। आगे की खोज। ये जो कुरनूल गुफा है ना, बोल रहा है कुरनूल गुफा ढूंढो और यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए या फिर मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। देखिए आग का इस्तेमाल कहाँ बोल रहा है? कुरनूल गुफाओं में। तो 12 नंबर कुरनूल। ये देखिए कुरनूल, यहाँ पे सबसे पहले आग का आविष्कार यहीं पे हुआ था, दक्षिण भारत में। ये कुरनूल गुफाएं हैं। आग का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ था। यहाँ उनसे जानवरों का वो भूंजा करते थे, मतलब खाना बनाने के लिए भूनने का काम करते थे, और मांस भूनने के लिए, फिर या फिर प्रकाश जलाने के लिए रात में, या फिर जैसे कि हाथी वगैरह आग जलाने से दूर भाग जाता है ना, तो हाथी वगैरह से सुरक्षा के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज भी हम लोग खाना ही बनाने के लिए करते हैं, वही प्रकाश वगैरह के लिए भी करते हैं। पहले इस टाइप का लालटेन वगैरह होता था, लालटेन। लैंप में हम लोग पढ़े हैं, मतलब बचपन में। लालटेन, लैंप, फिर दिया वो सब उसमें भी तो आज भी देखते हैं गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। और भी बहुत सारा उपयोग है। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक जो काल था उसको वो क्या बोले? पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को क्या बोले? पुरापाषाण काल।
यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्वों को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से, पूरा पाषाण काल जो पीरियड है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक ये पूरा पाषाण काल है का एज है, टाइम पीरियड। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन इसको भी 3 भागों में विभाजित किया है पूरा पाषाण काल को। ये आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। मतलब 99% मानव का जो इतिहास है उनका 99% कहानियाँ इन्हीं काल के दौरान घटित हुए हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथ, पर्यावरण बदलाव जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय कितना है? लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। मेसोलिथ पीरियड है ना, मध्य पाषाण युग। पर्यावरण का यहाँ पे क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हुआ था तो इसको ये बोलते हैं 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार, इस काल में जो है ये पीरियड में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मतलब यहाँ पे पहले बड़ा आरंभिक में यहाँ बड़ा मतलब औजार होते थे। पत्थरों के औजार का महत्व था, बड़ा औजार। यहाँ से थोड़ा सा उनका छोटा होने लगा औजार, मतलब तीक्ष्ण होने लगा एक तरह से। इन्हें माइक्रोलिथ है ना, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया है ना, लकड़ी का जो मुट्ठा लगा रहता है हंसिया, इन औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ये जो लघु पाषाण काल है इसमें ये हंसिया होता है इस टाइप के है ना। ये से यहाँ पे एक लकड़ी का ये मुट्ठा लगा रहता है इसमें से ये काटने का काम करता है, खेत मतलब घास वगैरह काटने का। फिर इसको हंसिया बोलते हैं। और आरी भी इसी टाइप से होता है, आरी इस टाइप से होता है। आरी जैसे औजार मिलते थे ना, इसमें भी ये लकड़ी का ये बनाता है, ये सब का भी प्रयोग होने लगा था। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। पूरा पाषाण के युग वाले भी औजार बनते थे साथ ही। और इनका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे उसका क्रमिक विकास हुआ, उनके जो हथियार थे एकदम मतलब तीक्ष्ण होते गए। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। 10,000 साल वर्ष पूर्व है ना। यहाँ पे ये जो पहले जो हुआ था इसको नवपाषाण काल का क्या मतलब होता होगा? नवपाषाण काल मतलब नया पाषाण काल अभी का जो है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो उसका हम पता नहीं है, लेकिन आज जो प्रचलित हम उसी का इस्तेमाल करते हैं है ना। जैसे कि ये देखो अभी नवपाषाण काल युग का ये जो यहाँ पे अभी देखे थे ना हम लोग, नवपाषाण काल के युग का देखिए कहाँ पे कोल्डी हवा, महागढ़ा, बुर्जहोम, मेहरगढ़, इधर हल्लूर,
यहाँ पे ये पय्यमपल्ली, इधर दाऊजली हेंडिंग, चिरांद बिहार में है ना, ये चिरांद। बदलती जलवायु, अब देखिए क्लाइमेट चेंज। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बाद सोचने लगे हो। साथ ही साथ इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, खाने लगे ना। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। मतलब अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। क्या होगा, साथ ही साथ वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। मतलब वो जो संग्राहक थे वहाँ, जो नर्मदा नदी के किनारे वाला जो संग्राहक, तो वो अपना जब बीज बचा के अपने गुफा में मतलब रख रहे थे। तो ज़्यादा दिन तक मतलब रखने के कारण उसमें फिर बारिश वगैरह हुई। उनसे मिट्टी में पहले उसके पास तो कोई था ही चीज़ नहीं, तो सब चीज़ को मिट्टी में गाड़ के भी रखते थे। इससे धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, है ना। धीरे धीरे वो सब चीज़ उगाना भी सीख लिए, उपजाना भी सीख लिए। फिर एक टाइम पीरियड में देखा होगा कि कैसे क्या क्या होता है उनके साथ रहते उनके किस सीजन में कब क्या बोया जाता है, ये सब भी सीख गए। इसी तरह से लोगों ने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, क्योंकि लोगों को अब अपने भोजन के लिए जानवरों की भी आवश्यकता थी, है ना। तो जानवरों के लिए वो चारा वगैरह अपने घर के बगल में मतलब लगाने लगे आसपास, उससे जिससे कि जंगली पालतू जानवर, गाय, बकरी, ये सब उधर आकर्षित हो और उनका ये अपना भोजन बना लें। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जिस जानवर को जो पालतू बनाया गया, सबसे पहले जो वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज था, है ना। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे, पशुपालन का विकास हो गया। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? कुत्ता को इसलिए सबसे पहले पालतू बनाया गया होगा कि देखिए, क्योंकि एक तो सुरक्षा का मायने है, जैसे कि वो जानवरों से रहते थे। जब ये गुफाओं में रहा करते होंगे, बहुत से जंगली जानवर यहाँ पे मतलब आते होंगे, है ना। तो उनसे सुरक्षा पाने के लिए वो अपने नज़दीक में वो चारा वगैरह के लिए उगाना शुरू किया। चारा वगैरह आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने लगा। तो उसी समय उससे सुरक्षा दिलाने के लिए कुत्तों को पालना शुरू किया। आज भी हम लोग देखते हैं गांव में
बहुत सारे ज़मींदार वगैरह, किसान वगैरह अपने साथ एक कुत्ते रखते हैं, जिससे कि वो सुरक्षा की दृष्टि से वो रखते हैं। और लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधों और जानवरों अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमारी होने की संभावना कम हो। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनके मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर कृषि के लिए अपनाए गए ना पाले गए जानवर जो था कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, है ना, इसलिए इनके प्रति लोग आकर्षित हुए। इन दांतों को देखें, इनमें से कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू जानवर का है। तो ये देखिए पालतू जानवर का लग रहा है और ये लग रहा है जंगली सुअर का। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं, है ना। अब हम लोग उसमें भी पढ़े थे गेहूँ जो यहाँ पे किरथर के पास वहाँ पे नहीं अरे सुलेमान और किरथर रेंज में नहीं मिला था यहाँ पे गेहूँ और जौ, वही यहाँ पे बोल रहा है। कृषि के अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आया। सबसे पहले जो आया जानवर बना सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, है ना। एक नवीन जीवन शैली, अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद के रूप में करते हैं, उपहार के रूप में हम लोग करते हैं, भंडारण के लिए भी करते थे अनाज का उपयोग। तुम उसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन महीनों या फिर साल तक लग जाते हैं, कुछ दिन महीनों या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने में, खरपतवार हटाने या फिर जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। इसलिए अब मतलब अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, है ना, भंडारण की बात सोचनी पड़ी। और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। और एक तरह से मतलब उसके बारे में सोचने के लिए एक तरह से उसका घर का भी एक विकास हो गया। मतलब एक जो पहले हमेशा घूमते रहते थे बंजारे की तरह, अब धीरे धीरे उसने एक घर का भी निर्माण घर में रहना शुरू कर दिया। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, है ना। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे रहते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही इनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन
पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो देखिए, भोजन के अलावा बहुत चीज़ मिलता है, जैसे कि देखिए मांस। भोजन के अतिरिक्त दूध, क्या क्या मिल सकता है? दूध से ही बनता है घी दही और भी बहुत सारी मिठाइयाँ, अभी विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ। और आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो, मानचित्र 2, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? देखिए 12 नंबर में है ना, नीले वर्ग दिख रहे हैं, नीला वर्ग। ये वाला, ये नवपाषाणिक पुरास्थल, ये मेहरगढ़, भुजहोम, ये सब चीज़। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण युग में मतलब आदमी के साक्ष्य मिलने लगे थे, है ना। पुरापाषाण काल में आदमी कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, मतलब पश्चिमोत्तर मतलब ये एरिया, जैसे कि देखिए ये एरिया में ना, ये एरिया में क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर, है ना, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। पूर्वी और दक्षिण भारत में, ये तो हम देखिए कि यहाँ पे पूर्वी, यहाँ पे देखिए ये पूर्वी और दक्षिण भारत में यहाँ पे, और ये भुजहोम, मेहरगढ़। पाए जाते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी। ये क्या थी? कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जंगल में वहाँ पहले उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तो आग वगैरह का विकास हो ही गया था। आग वगैरह जला दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे बुझाना, उनसे अगल बगल का जो होता है कृषि क्षेत्र कुछ जल गया होगा, उनसे वही उनके जला हुआ चीज़ तो जल्दी वो ज़्यादा दिन तक रहते हैं। पुरातत्वविद उनका इतिहासकार उनका अध्ययन करते हैं, उनको स्रोत के रूप में एक तरह से लेकर उसका अध्ययन करते हैं।
वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं। झोपड़ी और घर के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में जो है ऊपर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, बताइए, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था, उनको क्या बोला जाता था? गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने की सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। झोपड़ी के अंदर चूल्हा वगैरह होता था और बाहर भी आग जलाने की जगह मिली थी। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, है ना। बहुत सारी जगहों में पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनसे भी इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। धार एकदम पैना होता था, मतलब नवपाषाण काल में धार को और तीक्ष्ण बनाया जाता था पॉलिश करके, जिससे कि एकदम जल्दी काम हो, एकदम काट दे पूरा एकदम। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। आज भी हम लोग देखते हैं ओखली वगैरह इस टाइप से होता है। ये रहता है ओखली इस टाइप से। इसमें मतलब धान है ना, धान इसमें दिया जाता है और इसमें एक डंडा रहता है ना, इस टाइप से इसको धान कूट के इनसे फिर चावल तैयार किया जाता है। इसी को ओखली बोला जाता है। ओखली और ये हुआ, इसी को मूसल बोलते हैं, डंडा को मूसल। पीसने आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए, जैसे ये प्राचीन प्रस्तरकालीन युग का वो है औजार का निर्माण प्रयोग। कितना तीखा होने लगा, पत्थर को देख रहे हैं कैसे कैसे काट के एकदम किया जाने लगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन, नवपाषाण काल में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण काल में कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। इस पर मतलब डिजाइन वगैरह भी इस पर बना होता था। इस टाइप से डिजाइन भी बना होता था, अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे और चावल, गेहूं और दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ चावल, गेहूं और दलहन आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। नवपाषाण युग में कपड़े भी बुनने लगे थे। इनके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास वगैरह का इसको मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे इसको आवश्यकता पड़ी, इसने रिसर्च किया और फिर उसने अपनी मतलब आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए विकास किया और उसका निर्माण किया और उनका वो उपभोग करने लगे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे?
ऐसी बात नहीं है। एक एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। हजारों सालों बाद खेती और पशुपालन को अपना लिया। भोजन संग्रह का पहले काम करते थे, धीरे धीरे अब सोचे कि अब क्या ही मतलब करना है, खेती पशुपालन को अपना लिया। पहले मतलब इधर उधर भोजन संग्रह के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता था। जब वो अनाजों कृषि करना जब सीख ही लिए थे तो धीरे और उनको अनाज के टाइम पीरियड में एक ज़मीन पे उसको मतलब 3 से 4 महीना उसको रहना ही पड़ता था कुछ जैसे उपजाने के लिए। तो अब धीरे धीरे मतलब एक घर का निर्माण होने लगा, धीरे धीरे मतलब वो अब अस्थायी होने लगे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत जगह लोग ना अपनी मौसम के अनुसार बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जैसे ठंड के टाइम पीरियड में अलग, फिर गर्मी में अलग, इस तरह से मौसम बदल बदल कर वो अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़ कहाँ है, ये है मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो है ईरान जाने के लिए है ना महत्वपूर्ण रास्ता है। उसमें बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों के यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष, ये जो चौकोर आयताकार घरों के अवशेष, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। ये जैसे ये देखिए मेहरगढ़ का ये घर है, चौकोर मतलब होता था। चौकोर और आयताकार घरों का अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ये देखिए ये कैसे ये घर बना हुआ है यहाँ पे मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। उसके साथ इस घर की क्या समानता है, ये देखिए। जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के पास कुछ सामान भी रखे जाते हैं, है ना। कब्रों में मृतकों के पास कुछ सामान भी रखे पाते हैं। और मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ठीक है, कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए भी रखा गया होगा, कि मतलब जैसे कि उनके मृतक के प्रति वो सम्मान रखते थे कि अभी मतलब यदि आज ये मृत्यु हो जाते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि बाद में ये क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, मतलब उनसे लगा था मृतक के प्रति, तो इसके लिए वो जानवर भी साथ में उन्हीं के साथ दफना दिए। तो वही ये देखिए मिला है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये देखिए यहाँ पे ये बकरी वगैरह है ना, बकरी है इधर, मतलब दोनों को साथ में ही दफना दिया जाता था, मृतक खाने के लिए रखा गया हुआ। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं, ठीक है, चित्र बना रहे हैं, और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो।
तुम रंग बनाओगे, ठीक है, रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? जैसे जानवर वगैरह कहानी वगैरह, ये वो कैसे मतलब अपना शिकार, उसका उसका रहन सहन, वो कैसे, जैसे कि देखिए कैसे वो रहते थे, कैसे नहीं रहते, मतलब वो जंगलों में कैसे शिकार करते थे, या फिर अपनी मतलब प्राकृतिक प्राकृतिक चीज़ों का वो करते थे। मध्य प्रदेश देखिए है ना, सुंदर उदाहरण दीवारों पर चित्र मिले मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलता है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से, मतलब वहाँ की प्रकृति बना। आज भी देखिए बहुत सारा लोग मतलब प्रकृति का पेंटिंग वगैरह करते हैं, उसी तरह पेंटिंग, फिर उनमें रंग भरोगे, ठीक है। तो वही यही सब कहानी सुनाएंगे कि वहाँ का कैसे मतलब वहाँ का रहन सहन क्या था, कैसा जीवन स्तर था। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि आखेटर गुफाओं में काहे रहते थे, है ना, ये गुफाओं में क्या रहते थे? ये देखिए यहाँ पे है, गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। हो गया। बारिश और धूप से राहत मिलती थी। तो ये है घास वाले मैदानों का विकास डैश डैश साल पहले हुआ था। घास वाले मैदानों का विकास, ये देखिए 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप घास घास वाले मैदान बनने लगा, है ना। क्लाइमेट चेंज है 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, इसका हो गया 12,000 साल पहले। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? किसी पौधे है ना, किसी पौधे के बीज है ना, बीज को है ना तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, तो वही बोल रहा है इसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, जैसे उसको इसमें कुछ दिन, महीनों या फिर सालों लग सकता है ना। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनके देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर उनका देखभाल करने के लिए, पौधों की देखभाल करने के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था लंबे समय तक रहना पड़ता था। एक ही स्थान पर जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने या फिर खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, इसलिए वो एक ही जगह पर रहते थे, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं, तीसरा, ये भी हो गया। तीसरा, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़ के जो लोग थे ना, पहले शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मेहरगढ़ जो है
मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो है ईरान जाने का है ना, क्या था, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। बोलन दर्रे के पास एक हरा समतल मैदान था। तो वह स्थान वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा। चूँकि एक हरा ये समतल मैदान था, तो जब मैदान था तो ये जब इनको मैदान मिल गया तो और गेहूं वगैरह उगाना, जौ वगैरह उगाना ये सीख ही चुके थे। भेड़ बकरी पालना भी सीख लिया था। तो इसलिए इसमें शिकार करने में तो बहुत समस्या होता था। बहुत सारी मतलब उनको जानवरों को ढूंढने वगैरह में बहुत सारी समस्या, जंगल जाना, घूमना, इधर से उधर करना, परेशान होना। लेकिन जब वहाँ का बोलन दर्रा के पास वहाँ उपजाऊ ज़मीन था, है ना, हरा एक मैदान था, और वो मेहरगढ़ के लोग जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख ही लिए थे। तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब अब काम करने ज़्यादा मतलब शिकारी आखेटक को ज़्यादा घूमना पड़ता था, ज़्यादा अपने से दूर रहना पड़ता था, अपने लोगों से भी, परिवार से भी दूर रहना पड़ता था उनको। एक तरह से उनको एक समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ता था। जबकि गेहूँ वगैरह चावल वगैरह उगाने से उनको कम ही समय में वो प्राप्त हो जाता था, भोजन जल्दी प्राप्त सुविधा होती थी। और फिर जंगली पालतू जानवर भी पालना सीख ही लिया था। तो इसलिए पुरातत्वविद तो मानते हैं कि वो शिकारी पहले शिकारी थे। जब उनको कृषि का विकास हुआ तो वो पशुपालन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और उपजाऊ क्षेत्र भी था। फिर यहाँ का आखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नता है। ठीक है, आखेटक अभी तो ये हम लोग पढ़े थे ऊपर में, इसके बारे में क्यों घूमते रहते थे। आखेटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इनके कई कारण थे, है ना। पहला कारण क्या था? पहला कारण था भोजन की तलाश में, है ना। ज़्यादा दिनों तक रहते थे, आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण हो गया दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, है ना, चारा ढूंढने के लिए, या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा वगैरह ढूंढने के लिए, या फिर शिकार करने के लिए ये लोग इनके पीछे, इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण हो गया फल फूल अलग अलग मौसम में होते थे, इसलिए इनकी तलाश में उन्हें उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण हो गया पानी के बिना किसी भी प्राणी का पेड़ पौधों के जीवित रहना संभव नहीं है। तो पानी झील, झरनों, नदियों में ही मिलता है। अभी नदियों और झीलों में पानी कभी नहीं सूखता, परंतु झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद भी
बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, है ना। सूखे के मौसम में इधर उधर जाना पड़ता था उन लोगों को। फिर क्या और बोला कि आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता है। वो लोग वत्थी से घूमते थे और हम लोग जो यात्राएं करते हैं, हम लोग आज शिक्षा के लिए घूमते हैं इधर से उधर। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए हम लोग घूमते हैं। आज हमारी यात्रा रोजगार के लिए, हमारा इमिग्रेशन होता है ना। हम लोग दूसरी जगह यात्रा करते हैं या फिर और भी जैसे कि मनोरंजन वगैरह के लिए भी हम लोग घूमते हैं, पर्यटन वगैरह करने के लिए। ये भिन्नताएं हैं और समानताएं हैं। वो भी रोजगार के लिए, जैसे अपना मतलब भोजन करने के तलाश में जाते थे। और हम लोग भी मतलब आज युवा के मतलब रोजगार के लिए दूसरे जगह जाते हैं। ये समानताएं वगैरह हो गया। वो लोग भी अपने खाने के लिए, भोजन के लिए जाते थे। आज भी हम यहाँ पे जैसे कि बिहार का जैसे देख लग सकते हैं आप, ज़्यादा दूसरे जगहों में व्यापार करने के लिए, दूसरे जगहों में प्रवासी मजदूर, है ना, प्रवासी मजदूर के रूप में जाते हैं। फिर है आखेटक खाद्य संग्राहक। आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे। आखेटक, है ना। तो ये रहा आखेटक। ये आखेटक जो है, आग का उपयोग जो करते थे प्रकाश के लिए, है ना, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। इसमें प्रकाश के लिए आज भी हम लोग लगभग करते हैं, लेकिन ये गांव में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। बाज़ार में तो आग का उपयोग तो हम लोग नहीं करते हैं लगभग। जैसे मोमबत्ती, कभी कभी यदि लाइट वगैरह नहीं रहे तो मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। मांस भूनने में आज भी हम लोग मांस वगैरह, चूल्हा वगैरह जलाने में उनका उपयोग करते हैं। जानवरों को दूर भगाने में, जो जहाँ पे जैसे जंगली क्षेत्र है, जैसे कि केरल वगैरह में, या फिर दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की तरफ, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों में ना जानवरों को दूर करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। फिर कृषकों, पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था। 3 अंतर बताओ। कृषकों पशुपालकों का जीवन, है ना, और आखेटक के जीवन में क्या क्या भिन्नता थी, कितना भिन्नता था। तो आखेटक तो एकदम बेचारा ये परेशान रहता था। ये तो एक तरह से घुमंतू प्रकार के था, इधर से उधर वो भोजन की तलाश में जाते थे। और कृषक और पशुपालन एक जगह मतलब अपना खेत में वो अपना अनाज, गेहूँ और जौ ये सब वगैरह बो के वो अपना जीवन स्तर काटते थे। और ये जैसे कि इनका जीवन बहुत ही मतलब संघर्षपूर्ण होता था, ज़्यादा मतलब संघर्षपूर्ण। जैसे कि कभी कभी मांस वगैरह खोजने में, खाना भोजन खोजने में, ये कभी कभी इसे नहीं भी मिलता होगा। और इसके तो बगल में ही खेत था। ये तो पशुपालन वगैरह करते थे, तो ये अपने पास ही मतलब, और ये अनाज वगैरह कृषक थे, इसलिए इनके पास जानवर का भी वो आगमन होता था। और जानवर भी ये पालते थे, तो उनसे इनके भोजन में ये मतलब आसानी, इसको बहुत जल्दी सुविधाजनक था।
भोजन की उपलब्धता इन मतलब ये सुविधाजनक था इनका, बहुत मुश्किल होता था इसको। और आखेटक और खाद्य संग्राहक के बीच और जीवन में जो अंतर हो गया। आखेटक और खाद्य संग्राहक, इनका जो जीवन था ये बंजारा ही टाइप का जीवन ये व्यतीत अधिकतर करता था। ये मांस वगैरह इधर उधर मतलब भी खाते थे इधर उधर, और इनका जीवन ये कृषि वगैरह से रिलेटेड था। पशुपालन से मतलब इनकी तुलना में इनका जीवन बहुत ही मतलब सुलभ हो गया था। इनको कोई ज़मीन की कोई ये घर बनाने का कोई इसका ये नहीं था, और ये धीरे धीरे घर भी अपना बनाने लगे। ये जैसे कि अभी हम ऊपर हम लोग देखे थे मेहरगढ़ में अन्नागार, वो क्या बोलते हैं उसको, चौकोर आकार का वो घर मिल रहा था, इसमें वो अनाज वगैरह रखते थे। इस टाइप का ये कुछ नहीं ये रखते थे, ये मतलब सुबह खाए और इनको खाने से ही मतलब था। बाकी ये भी संग्रह करते थे, लेकिन ये गुफा वगैरह में ये ज़्यादातर मतलब रहते थे। ये मतलब ये ज़्यादा विकसित हो गए थे ये कृषि और पशुपालक, और इसकी तुलना में ये बहुत कम विकसित थे। ये जंगली टाइप का मतलब एक जंगली जीवन से, जंगल से, प्राकृतिक जीवन से इनको ज़्यादा लगाव था, और इनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इनको कुछ कम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये धीरे धीरे जब ये इस तरह से एक तरह से ये क्या ज़मीन पे धीरे धीरे महत्ता बढ़ने लगी, भूमि की महत्ता बढ़ने लगी, और धीरे धीरे मतलब परिवार का विकास होने लगा, एक तरह से समाज का विकास होने लगा, घर का विकास होने लगा। धीरे धीरे गांव, एक घर दो घर, इस तरह से मतलब एक गांव का निर्माण होने लगा, एक समाज का निर्माण होने लगा। और इसमें ये तो घूमते ही रहे इधर उधर, तो इनका एक समाज उतना, इसका समाज ज़्यादा निर्माण नहीं हो सका। इसी से धीरे धीरे सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे बढ़ने लगा। परिणाम यह है कि आज देख रहे हैं जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तुम जिन अनाजों को खाते हो, है ना, क्या बोल रहा है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? हम लोग जैसे खाते हैं, जैसे चावल गेहूँ ये सब, जैसे आटा वगैरह खाते तो चावल गेहूँ ये सब खाते हैं, दाल दलहन वगैरह। अगर हाँ, तो एक तालिका बनाकर उनकी उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को बोल रहा है दिखाओ, है ना। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुँचे, है ना। तो ये भी देखिए, यदि हाँ, बोल रहा है कि खेती की विभिन्न अवस्था, खेती का जैसे निर्माण है, जैसे कि अभी चल रहा है आश्विन चल रहा है अभी, जैसे आश्विन अभी खेत में अभी वो धान जैसे देखिए खेती की विभिन्न अवस्था, जैसे कि अभी से कुछ दिन पहले जैसे धान को जब हम लोग रोपते हैं, ज़मीन में जब देते हैं, उसको मतलब एक तरह से छींट देते हैं, ऐसे ही मतलब खेत में पहले छींट देते हैं। नंबर एक अवस्था ये पहली अवस्था की धान में इनको छींट देते हैं खेत में। दूसरी अवस्था में ये धीरे धीरे जब ये बड़ा हो जाता है, कुछ 15 दिन 20 दिन के बाद
इनका एक इनमें थोड़ा ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये बाहर निकल जाता है। इनको ना हम लोग मोरी बोलते हैं, मोरी। और फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है। इसमें खाद वगैरह दिया जाता है, फिर प्राकृतिक खाद, गोबर या फिर तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें ये बाली आने लगता है, कॉपल। फिर इसमें वो पटवन वगैरह इसमें किया जाता है खाद देने के बाद ना। इसमें तब फिर अनाज आने लगता है, ये आने लगता है। तो इसको हम ना इसकी फिर ये जो धीरे धीरे ये जब बड़ा होने लगता है, इसी बीच में इसको हम इसके बीच में जो छोटा बहुत थोड़ा बहुत घास वगैरह जैसे जो हो जाता है, उसका वो करते हैं, निकौनी उसको बोलते हैं। इसको पूरा वो काटा जाता है। उसके बाद इसका कटनी का टाइम आता है। कटनी के टाइम इसको काटा जाता है, पूरे धान को हाथ से भी, इसको हंसिया वगैरह से भी काट के इसको एक बोझा मतलब एक जगह पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। ट्रैक्टर भी से भी हम काट सकते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक युग में है ना। तो इसको काटने के बाद एक जगह पे स्टोर किया जाता है। सभी जगह को एक टाल बनाकर एक जगह रखा जाता है। गभौरी उसको हम लोग जब काट जाता है तो उसको गभौरी बोलते हैं। उसको फिर एक जगह रखा जाता है। उसके बाद हाथ से भी या फिर मशीन से उसका वो धान झाड़ा जाता है, धान निकाला जाता है। उससे फिर धान निकलता है। धान निकलने के बाद मशीन में जाके उनको हम लोग वो कुटवाते हैं, धान कुटवाते हैं। मशीन में वो धान कुटवाने के बाद वो वहाँ से फिर चावल का निर्माण होता है। अब ये दूसरा स्टेज देखते हैं। दूसरा स्टेज क्या है कि अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा, है ना। किसान से लेकर हमारे पास कैसे पहुंचता है। देखिए, पहले किसान क्या करता है, किसान अपना अन्न को पैक्स अध्यक्ष के पास या तो देते हैं सरकारी अथी में, या फिर प्राइवेट से वो किसी दुकानदार को या व्यापारी को वो अपना वो देते हैं, है ना। धान उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, बोल रहा है, गढ़ीमान बोलते हैं उसको शायद। हाँ, याद आया। हम लोग की तरफ उसको वो बोलते हैं, बोला जाता है। तो वो उसको फिर व्यापारी को देता है। व्यापारी से वो मशीन वाला, जिनके पास वो मशीन होता है, मशीन में वो उसका फिर वो किया जाता है, उसको कुटवाया जाता है। धान से फिर चावल तैयार किया जाता है। चावल तैयार होने के बाद दुकान में फिर आता है, और दुकान से हम लोग फिर खरीदते हैं और फिर खाते हैं। इसी तरह से दलहन का भी प्रोसेस है, तिलहन का भी प्रोसेस है, और इसी तरह से गेहूं का भी प्रोसेस है।